सो हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सो इट इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, या फिर आप कह दें कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है। और फिर या इसका दूसरा डेफिनेशन जो हमारे पास बनता है, बॉडी सेड टू बी ए चार्ज बॉडी। एक बॉडी को हम एक चार्ज बॉडी कह सकते हैं इफ इट इज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि सपोज दैट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से हमारे पास इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकेंड, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक बॉडी को डाल रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द बॉडी। ठीक है, ये एक बॉडी हमारे पास है कुछ ब्लैक कलर की या किसी भी दूसरे कलर की हम मान के चलते हैं। चलो ग्रीन रख देते हैं। ये मैंने बॉडी यहाँ पे डाल दिया है। अगर तो ये बॉडी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ? अट्रैक्ट हुआ, या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रिपेल हुआ, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती, ना ही अट्रैक्ट होता है ना ही ये रिपेल होता है, तो मैं कहूँगा कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है? नो चार्ज। कोई भी चार्ज इस बॉडी के ऊपर नहीं है। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास इसका डेफिनेशन था। कहता है उसके पश्चात क्या कहता है? कहता है इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्योंकि ये अगस्टन डी कूलम ने दिया था। अगस्टन डी कूलम इज आल्सो नोन एज अगस्टन डी कूलम, who is also known as father of electrostatics। ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, उनके नाम पर ही है, और सीजीएस में हम इसको स्टैट कूलम कहते हैं। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, एंड नेगेटिव चार्ज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं कि क्या होता है, देखो, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं? एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो एटॉमिक नंबर कहता है कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स will always be equals to number of electrons। so that अगर एक एटम मैं ले रहा हूँ, suppose that मैं एक एटम ले रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम के बारे में फिर से मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है। मान के चलो इस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, या 7 या 8, कितने भी नंबर। ऑक्सीजन मान के चलते, चलो ऑक्सीजन है, ये एटम मेरे पास कौन सा है? ऑक्सीजन एटम है। और इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना? 8 एटॉमिक नंबर है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर बात की जाए प्रोटॉन्स की, तो इसके पास 8 प्रोटॉन्स भी है। ठीक, अभी इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, पी पॉजिटिव, 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने पीछे बात किया कि पॉजिटिव चार्ज जो आता है ड्यू टू लॉस इन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या है, 8 प्रोटॉन जो है वो सीधा कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। वो न्यूक्लियस के बाहर तो आ नहीं सकते। ठीक है, एक सेकंड, ये प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के बाहर तो आ नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज दीज प्रोटॉन्स
and neutrons are held by SNF, strong nuclear force inside the nucleus। ठीक, ये बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, अगर ये बाहर नहीं आ सकते, बाहर से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के साथ किस फोर्स के साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि बहुत ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें इसका कंपैरिजन अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम SNF के बारे में बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेशन 100 टाइम्स वीकर देन SNF फोर्स। ठीक, तो हमारे पास ये आसान रहेगा, यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल है और पॉसिबल भी है, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन को इजेक्ट करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास नामुमकिन है। ठीक, तो भाई देखिए, ओवरऑल जब यहाँ पर चार्ज था तो 8 प्रोटॉन ने 8 न्यूट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करते तो नेट चार्ज हमारे पास 0 था। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे सर, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, लेकिन प्रोटॉन तो फिक्स है, 8 प्रोटॉन हमारे पास फिक्स है, तो नेट चार्ज कितना रहता है, +1 का रहता है। ठीक, क्योंकि 8 - 7 विल बी 1 और प्रोटॉन के ऊपर है तो +1 का चार्ज है। एंड अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ, सपोज दैट मैं विड्रॉ करता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, और प्रोटॉन नंबर तो तब भी फिक्स है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो चार्ज कितना आता है, +2 का आता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है भैया। अच्छा, तो हमने ये देखा कि भाई ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे एटम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलिए, अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को डाल के देखता हूँ। इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज 0 था हमारे पास। अगर मैं इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं और 8 प्रोटॉन्स कर दूं तो नेट चार्ज कितना रहता है, नेट चार्ज रहता है -1 का ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं और 8 प्रोटॉन्स कर दूं, प्रोटॉन्स तो फिक्स है तो चार्ज रहता है -2 का। तो यही जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन्स एटम एक्वायर कौन सा चार्ज भैया, एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और जितने निकल रहे हैं उतना ही चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैसे उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, उसके पश्चात जो हमारे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज है, तो अगर देखा जाए तो चार्ज की ऐसी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती है, लेकिन ये 3 जो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है चार्ज इज कंजर्व, विच मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can destroyed. It can, nor it can destroy. What can we do? What can we do? We can only transfer it. We can only transfer it from one body to अदर बॉडी। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बना नहीं सकते, ना इसको हम खत्म कर सकते हैं। दैट इज कंजर्व नेचर ऑफ चार्ज। द सेकेंड वन इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नेवर exist in frictional form। फ्रिक्शनल फॉर्म का मतलब चार्ज कभी भी P/Q की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या फिर मैं कह दूं कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। Here n will never become is equals to P upon Q। कभी भी 1/2 नहीं होगा या 3/2 नहीं होगा। जब भी होगा n कितना होगा, n will become is equals to 1, 2, 3 and so on। And what is E? What is the value of E? The value of E is equals to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, which is the elementary charge. What it is? Elementary charge on electron। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो है 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। ठीक, चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा P अपन Q की फॉर्म में। देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, चार्ज कैसे आता है, हमने पीछे देखा कि चार्ज कैसे आता है। चार्ज या तो बॉडी की इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आता है या तो बॉडी के इलेक्ट्रॉन गेन करने पे आता है। ठीक है, लेकिन जब भी वो लूज कर रहा है, ऑन लूजिंग, जब भी वो लूज कर रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज करेगा, या जब गेन कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन करेगा। ऐसा कभी नहीं है कि ये आधा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या आधा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नो, इट विल बी रॉन्ग। ठीक, तो विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? सर जब भी चार्ज आता है किसी बॉडी पे तो पूरी तरह से आता है या जाता है तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाता है। कभी भी 1/2 की फॉर्म में चार्ज नहीं आएगा, ना ही जाएगा। ठीक है, ना ही कभी भी 1/2 की फॉर्म में आएगा, ना ही कभी भी चार्ज 1/2 की फॉर्म में जाएगा। उसके पश्चात जो तीसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक, तो भाई बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना रहा? टोटल चार्ज जो बॉडी के ऊपर आया वो कितना आया? लूज किया ना तो +2 कूलम का चार्ज आ गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ठीक है, टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज +3 कूलम का आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग। ठीक है, तो चार्ज कितना आएगा? माइनस टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा? -2 कूलम का। 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई एक लूज कर रहा है तो -1, -2, -3 और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वही होगा। एडिटिव इन नेचर एंड क्वांटाइजेशन लगभग लगभग सेम है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास चार्ज की है। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है देखिए। चार्ज लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। ठीक, उसके पश्चात दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है? चार्ज can never exist without mass, but mass can exist with or without charge। ठीक, मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बगैर भी और चार्ज के साथ भी, लेकिन चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मास के बगैर। क्योंकि देखो ना भैया, अगर मैं एक एटम को लेता हूँ तो एटम के ऊपर 0 चार्ज भी हो सकता है। यस सर, हो सकता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो एटम के ऊपर 0 चार्ज। लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज हो सकता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ही तो है, विच इज एलिमेंट्री चार्ज। लेकिन भाई इसका तो मास भी तो हमारे पास होता है ना, है नहीं? ठीक है, उसके पश्चात अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो सकता है? ठीक, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वगैरह वगैरह, सो ऑन। एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा अगला बेसिक हम बात करते हैं, दैट इज योर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है? देखिए, ये कहता है कि दो कोई भी चार्ज मेरे पास ले लो, Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज।
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट ये डिस्टेंस जो हमारे पास है, दिस इज आर। कितना डिस्टेंस है सर? आर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है वो आर है। तो कहता है अगर ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हमारे पास चार्जेस है, सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव चार्ज ब्लैक एंड ब्लैक चार्ज इज नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स हमारे पास रिपल्सिव होगा। कूलम्स ने ये कहा कि जो इनके बीच में फोर्स होगी, F will be directly proportional to the product of their charges Q1 and Q2 and F is inversely proportional to 1 by R square. ठीक है, this obeys the inverse square law. So F will become is equals to Q1 Q2 divided by R square. Here it is proportionality not equals to. ठीक है, on introducing a constant of proportionality, एक कांस्टेंट हम जब इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो f कितना होगा? f इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। ठीक, इसको हम k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस हिसाब से f हमारे पास कितना हुआ? k q1 q2 बटे में r स्क्वायर। ठीक, सो ये इक्वेशन है आपका कूलम्स लॉ का। ये इक्वेशन हमारे पास कूलम्स लॉ का। उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, F हमारे पास अट्रैक्टिव होगा कब? जब एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो। F हमारे पास रिपल्सिव होगा कब? जब बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव आर नेगेटिव होंगे। ठीक है भैया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता था कि k का वैल्यू जो है फॉर किसके लिए? अगर हमारे पास सीधा वैक्यूम है तो 9 इंटू 10 टू पावर 9, कितना? 9 इंटू 10 टू पावर 9, सीधा पुट कर दो। ठीक है, अच्छा भैया चलो, अब मैं यहाँ से एक और चीज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये हमारे पास टॉपिक है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिफाइन कर दो, तो मैं उसी के लिए ये चीज बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बहुत साधारण भाषा में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक विच मीन्स चार्ज एंड फील्ड मीन्स एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, हाउ कैन वी डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन इट एज एरिया अराउंड द चार्ज, where we can experience the force due to that charge, जहां तक हम उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें। चलो, इसको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। ठीक, लेट अस सपोज दैट, मुझे नहीं पता, एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये एक घर है। ठीक है, ये एक घर है और इस घर के इर्द गिर्द हमारे पास एक एरिया है। ठीक, एक फील्ड है, जहाँ की इस फील्ड में हमारे पास एक फसल लगी हुई है, ऐसा कुछ ग्रीनिश टाइप का, ऐसा यहाँ पर बहुत सारी फसल लगी हुई है। ठीक, ऐसा ये बहुत सारी फसल लगी है। लेकिन इस घर के इर्द गिर्द जो खेत है, उस खेत की बाउंड्री जो है वो ये है। ठीक है, उस खेत की बाउंड्री जो है वो ये है। ठीक है भैया, अब सपोज करते हैं एक दादाजी हमारे पास यहाँ पर है, घर के पास में ही बैठे हुए। ठीक, घर के पास में ही बैठे हुए हैं, एक डंडा पकड़ गए। समझने की कोशिश करना, फील्ड पे जाना, समझ पाओगे तो बेटर है, नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे। अब मान के चले, अंदर तो फसल लगी है, यहाँ पर एक गाय है। ठीक, एक गाय यहाँ पर है, कुछ एक इस प्रकार से एक गाय है हमारे
ये गाय, मुझे एक चीज का आंसर चाहिए आप लोगों से कि ये गाय जब तक इस फील्ड के बाहर है, इस बाउंड्री से जब तक बाहर है, क्या तब तक दादाजी को परेशानी होने वाली है? पॉइंट नंबर 1, आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड, किसके बारे में? काऊ के बारे में। ठीक, आउटसाइड द फील्ड, क्या दादाजी को परेशानी होने वाले हैं? तो आंसर इज नो। जब गाय हमारे पास पॉइंट ए पर आ जाएगी, किसी इस पॉइंट पर आ जाएगी, तो दादाजी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये गाय जो है ये दादाजी की फसल को तबाह करने के लिए आ रही है। पॉइंट बी पर जाएगी तो दादाजी को थोड़ी और ज्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, दादाजी चिल्लाने शुरू हो जाएंगे, गाय पड़ रही है ना, फसल को बर्बाद करिए। पॉइंट सी पे आई तो हमारे पास क्या है, दादाजी को और ज्यादा परेशानी होगी। पॉइंट डी पे आए तो दादाजी यहाँ से डंडा लेके भाग जाएंगे गाय को पेटने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक उदाहरण है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये दादाजी जो यहाँ पर है इनको पूरा रिप्लेस कर देता हूँ एक चार्ज बॉडी से। ठीक है, एक चार्ज बॉडी से मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, और ये जो गाय है इसको भी मैं एक चार्ज कंसीडर करता हूँ। तो जब तक गाय फील्ड के बाहर थी दादाजी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर चार्ज जब तक इस फील्ड के बाहर है, इस फील्ड के बाहर जब तक चार्ज हमारे पास है तब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन ये जैसे ही फील्ड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, अंदर आएगा, वैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगना भी शुरू होगा, और उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। सो द एरिया अराउंड द चार्ज, ठीक है, कौन सा चार्ज भैया? ये जो सेंटर में चार्ज बैठा है इसके इर्द गिर्द का वो एरिया जहां तक मैं इस चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। और वो कहाँ तक कर सकता हूँ सर? पॉइंट ए तक कर सकता हूँ, पॉइंट बी तक, पॉइंट सी तक, फिर वो बाद में अलग बात है। लेकिन मैं इसकी मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कहाँ से कहाँ, मतलब फील्ड इंटेंसिटी नहीं, मैक्सिमम एरिया जो है वो कहाँ तक है? पॉइंट ए तक है। तो पॉइंट ए तक जो एरिया है कि इस पॉइंट से बाहर निकला तो नो फील्ड, इस पॉइंट से अंदर गया तो फील्ड राइज हो जाएगा। तो इस पॉइंट, ये जो बाउंड्री है चार्ज के इर्द गिर्द, जहां तक हम इस चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो बाउंड्री जो है, वो एरिया जो है, उस चार्ज का फील्ड माना जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हुआ? चलो, तो हमने क्या कहा, एरिया अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज। जहां तक हम उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस एरिया को हम क्या कहेंगे? उस चार्ज का फील्ड कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये चार्ज कंसीडर करता हूँ सेंटर में, और इस चार्ज के इर्द गिर्द का ये एरिया, जहां तक मैं इस चार्ज के कारण यहाँ तक मैं पॉइंट ए तक, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये सारे फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉइंट एफ, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा ना, देखिए, अगर मैं यहाँ पे चलूं, इस एग्जांपल में चलूं, तो इस एग्जांपल में क्या था, जब गाय फील्ड के बाहर थी तो दादाजी को कोई परेशानी नहीं। जैसे ही पॉइंट ए पर आए तो दादाजी अलर्ट हो गए, मतलब उनका एक्साइटेशन लेवल थोड़ा सा ट्रिगर हुआ। लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पर आएगी दादाजी थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे तो गाय को भगाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट सी पर आएंगे दादाजी और गुस्सा हो जाएंगे और ज्यादा फोर्स लगाएंगे। पॉइंट डी पर होगा तो दादाजी डंडा पकड़ के इसको मारने आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये गाय अंदर की तरफ चलती जा रही है, जैसे जैसे ये गाय अंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, चार्ज की तरफ चलती जा रही है, वैसे वैसे इस गाय के ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं भैया? फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a particular point,
particular point inside the field is known as field intensity. उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। चलिए मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे लिख क्यों नहीं रहा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E and is given by force upon charge, F upon Q, ये याद रखना। ठीक है भैया, F upon Q। ठीक। और दूसरी बात तो ये है कि अगर मैं देखता हूँ कि स्केलर वेक्टर है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो सॉरी नॉट स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें कि सर इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या होगा भाई? क्या रहा है? यूनिट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन्स पर कूलम। क्या यूनिट है? न्यूटन्स पर कूलम। ठीक है भैया। चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही सीमित रखते हैं। कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, and then we will discuss about how current flows through a conductor and what do you mean by current। उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्के से कंसेप्ट से ही चलेंगे। ठीक, तो ठीक है, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। एंड हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना भैया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बहुत बहुत विनम्रता से आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके पूरे डाउट्स का मैं आंसर दे सकूं। एंड हाँ, हर बच्चे के डाउट्स का आंसर दिया जाएगा। एंड बहुत जल्दी हम इसके साथ साथ न्यूमेरिकल सेक्शन भी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई टॉपिक पढ़ना चाहता है तो मुझे बता सकता है, मैं उसके रिलेटेड उसके टॉपिक्स का पूरा जवाब दूंगा और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। दिस इज परमेश चाणक साइनिंग ऑफ।